हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, आज इसमें ये जानेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गतिवियोजक का समीकरण और इस पर एक न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ओके, सबसे पहले बात करता हूँ स्टूडेंट्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है? देखो, यहाँ पे एक टॉपिक रहने वाला है स्टूडेंट्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गति व्यंजक समीकरण। इससे पहले आपको जानना होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसी को जानो। कि यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। किस बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कोटि की अभिक्रिया। अब स्टूडेंट्स, इसको जानो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। अगर मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करूँ तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको बहुत ही अच्छे से देखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एक बार सुन लो, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। राइट, वह अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है। सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो उस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे इसका बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लेना। एग्जाम्पल क्या होगा उसको समझना। अगर मैं किसी के साथ जैसे कि अगर मान लो मेरे पास क्या है, चीनी है। ठीक है, अगर चीनी की मैं जल के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे अंदाज में समझना है। C12H22O11। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टूडेंट्स इसको देखो, ये क्या है आपका जल। जैसे कि आपका जो स्टूडेंट जैसे ही चीनी की और जल की हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे जो जल होता है उसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो सांद्रण में परिवर्तन होता है वो ये चीनी के होते हैं। चीनी क्या है, एक अभिकारक है चीनी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो जल है इसका, यहाँ पे इसका जो अभिकारक है इसके सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन किसके में हो रहा है? बस चीनी के में हो रहा है। तो यहाँ से स्टूडेंट C6H12O6 प्लस C6H12O6 स्टूडेंट्स यहाँ से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है और ये इसमें एक अभिकारक के सांद्रण में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके बारे में आप लिख लेना। जैसे ये ग्लूकोज प्लस जल हो गया, ये क्या हो गया स्टूडेंट? जल है। और ये क्या है स्टूडेंट्स? ये सॉरी चीनी है। क्या है स्टूडेंट? चीनी। ये तो स्टूडेंट चीनी है और इसमें एक का नाम होगा ग्लूकोज, एक का नाम होगा फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और एक का नाम होगा फ्रक्टोज। राइट, क्लियर है? अब स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के गति व्यंजक के समीकरण के बारे में बात करते हैं कि आज का जो मेन टॉपिक है ये टॉपिक रहने वाला, क्योंकि ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप स्किप ना करना।
बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के गति व्यंजक के समीकरण के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के गति व्यंजक जो समीकरण होता है वो एक काफ़ी डिटेल का टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, इसमें आपको टाइम लगेगा, लगभग आपके 10 मिनट्स लग सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि भैया इसमें क्या लोग मान लेते हैं हम, माना कोई एक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, माना कोई एक अभिक्रिया हो रही है और वहां से क्या होता है, कोई एक आर क्या होता है, एक उत्पाद होता है स्टूडेंट, और उससे बनने वाला एक क्या होता है, अभिकारक होता है स्टूडेंट। क्या होता है, एक अभिकारक होता है आर, और उससे क्या बन रहा होता है, कोई एक नया उत्पाद पी बन रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको एक बार बताया था, इससे पहले आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। मैंने आपसे बताया था कि अभिकारक कम हो रहा होता तो उत्पाद में वृद्धि हो रही होती, जैसे जैसे अभिकारक कम होता है वैसे वैसे अभिकारक उत्पाद में क्या हो रही होती है, वृद्धि हो रही थी, ठीक है। कि सांद्रता में होने वाली कमी और उत्पाद में होने वाली वृद्धि के समय के साथ साथ सांद्रता अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी और उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो यहाँ पे उसी का एक कंसेप्ट आने वाला है, तो स्टूडेंट इसको जानना होगा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कोई हमारी एक अभिक्रिया है स्टूडेंट्स, और जो अभिक्रिया है वहाँ पे उसका कोई समय नहीं है, वो शून्य पे, जब समय कुछ नहीं है तो उसके मान लेते हैं जब समय क्या होता है, शून्य, जब समय होगा, जब शून्य समय होगा स्टूडेंट, तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, ए होगी, राइट स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे ही समय कुछ इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कुछ टाइम आगे इंप्रूव करेगा, जैसे टाइम कुछ बढ़ता जाएगा तो वहां पे सांद्रता क्या होगी, कुछ कम बढ़ती होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट टी समय की बात करूँ, किसकी बात करूँ, टी समय बात करूँ, तो यहाँ से जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो a माइनस एक्स होगी, राइट। कितनी होगी, टी समय बाद a माइनस एक्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसका कंसेप्ट कैसे अप्लाई आपको करना है, इसको भी बहुत जल्दी जानो। कि अगर हम बात करें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, जी सब कर रहे हैं आप घर में, अगर हम बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, तो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या पढ़ा कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसी को यहाँ से प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम बोलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, अभिक्रिया से बात करते हैं स्टूडेंट प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या कहना चाहती है, इसको भी आप नोट करना। यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया जो अभिकारक की सांद्रता होगी, जो अभिकारक की यहाँ पे सांद्रता है वो यहाँ पे जो समय है dt, ठीक है, ये अभिकारक की सांद्रता और ये क्या है, t क्या है, समय। समय के साथ साथ क्या हो रहा है, अभिकारक की सांद्रता में हो रहा है परिवर्तन, और यहाँ से ये इसके समानुपाती है जो उसकी सांद्रता r है, ठीक है, इसके ये समानुपाती होता है। और स्टूडेंट्स अगर यहाँ से अगर हम बात करने की कोशिश करें, तो अगर देखने की कोशिश करें तो इसको जैसे ही हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट, इसको जैसे ही हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, यहाँ को आपको जानना होगा कि भैया अगर मैं इसका साइन हटाता हूँ समानुपाती का, तो यहाँ से स्टूडेंट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा के आर, ठीक है स्टूडेंट। इसको आपको मानना होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको यहाँ पे रख लेना है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बात याद रखना, ये जो के होता है, अभी इसको रहने दीजिए आप, जो ये के है वो क्या होता है स्टूडेंट, वेग स्थिरांक होता है। क्या होता है, वेग स्थिरांक। ये वेग स्थिरांक के है, जहां पर हम बात करें के क्या है, वेग स्थिरांक है, राइट। अब सबसे पहले अगर हम बात करने की कोशिश करें कि भैया जहां पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, अब टी समय की बात कर रहे हैं, जब देखो अभिक्रिया का जब हमारा कोई समय नहीं था, जब अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो तब हमारे पास क्या था, ए था। अब बात कर रहे हैं भैया टी समय के बाद, कितने बार भैया, टी समय के बाद, समय के बाद। जैसे हम टी समय के बाद की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, तो इसको आपको जानना होगा कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हम टी समय की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से कि अभिकारक की सांद्रता जो समय के साथ साथ परिवर्तित हुई है वो कितनी हुई है, वो समानुपाती है a माइनस एक्स के, राइट, a माइनस एक्स के समानुपाती है, यस या नो बताओ जल्दी से। अब जैसे ही a माइनस एक्स के समानुपाती स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो क्या कंसेप्ट निकल के आने वाला है कि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के और a माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आती है। अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब ये आ चुका है तो यहाँ पे आपको इस इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट मान लेना है स्टूडेंट। क्या मान लेना है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और बात करेंगे कि भैया
ये जो आपका टी है इसको आप इसकी मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और ये जो a माइनस एक्स है इसको यहाँ पे डिवाइड में लेके आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन a माइनस एक्स, राइट। ये वाला जो यहाँ पे a माइनस एक्स तो वो इसके डिवाइड में लिए एक्स के उस, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा k और dt। आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर भी आप इसको इक्वेशन नंबर मान लो सेकंड मान लो, ठीक है। सपोज आपने इक्वेशन सेकंड मान लिया है तो अब आपको क्या करना है, आप बोलेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जैसे ही आप दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो देखो क्या होता है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, जैसे ही मैं स्टूडेंट समाकलन करता हूं तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, राइट। और यहाँ और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स डी एक्स तो है, ठीक है। और बराबर का स्टूडेंट देखो ये क्या है, एक नियतांक है के तो बाहर आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। और यहाँ पे आप लगा लेना इसको प्लस सी। क्या स्टूडेंट्स आपके यहाँ तक बात समझ में आती है? तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आप a माइनस एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आप इसको t मान लेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, आप माना a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी है। जैसे ही आप इसको t मानेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी और टी हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ से तो जीरो देगा आपको, इसका अपकलन करेंगे अगर आप मैथ के स्टूडेंट्स तो आपके समझ में जल्दी आ जाएगा, ये तो जीरो हो गया माइनस डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी हो गया, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें, जैसे ही मैं इसको पुट करता हूँ देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस, तो आपका ये साइन है, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा और 1/t स्टूडेंट, इसको p मान के चलना, ठीक है। क्या मान के चलना, इसको आप p मान के चलना, ताकि आपको t दो टर्म हो जाएंगे तो आपको दिक्कत पड़ेगी। और ये dp हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ से आपने इसको क्या माना, p माना, ठीक है, p, और ये हो गया स्टूडेंट dp, ठीक है, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन आया और ये था आपके पास k और इंटीग्रेशन dt और प्लस c। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे स्टूडेंट तो ये निकल के आने वाला है स्टूडेंट्स, क्या होगा, माइनस log p, राइट, इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब स्टूडेंट p को आपने a माइनस एक्स माना था, माइनस log a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। स्टूडेंट्स इसको मानना आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इसको सेकंड मानो या फर्स्ट मानो, ठीक है। आप मैंने थर्ड मान लिया है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर मैं बात करने की कोशिश करूँ जो हमारा अभिकारक था, ठीक है, अब उसकी जो सांद्रता जब समय कुछ नहीं था तो जो सांद्रता वो क्या थी, ए थी, जब समय क्या था, शून्य था। जब टाइम आपका टी जब आपका समय शून्य है, जब टी आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर जब टी जीरो है स्टूडेंट्स, तो जब टी जीरो है तो एक्स भी जीरो होगा, एक्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स भी जीरो हो तो एक्स भी जीरो होगा, राइट। अब जैसे ही आप x और t की वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे, जब x और t की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा माइनस log a माइनस जीरो इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई जीरो प्लस c। तो स्टूडेंट्स यहाँ से c की वैल्यू निकल के आई, c इज इक्वल टू माइनस log a। अब ये स्टूडेंट c की वैल्यू आ गई है। अब आप बोलेंगे कि c का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, c का मान आप समीकरण थर्ड में रख दो, बोलना c का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जैसे आप यहाँ पे इसका मान इसमें रख देंगे तो स्टूडेंट देखो क्या होगा, ये माइनस log a माइनस एक्स ऐसे ही था, ये तो ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू के टी भी ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स। और देखो जो c था यहाँ पे प्लस में, वहाँ पे आ जाएगा माइनस log a, राइट। अब ये स्टूडेंट माइनस का इधर आ गया, प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास ये माइनस का ऐसा हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के टी इज इक्वल टू log
ए अपॉन माइनस log ए माइनस एक्स, राइट स्टूडेंट्स। अब प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स log m माइनस एन, प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन एन की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू log ए अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखो, अब आपके पास क्या है, ये इस तरह की प्रॉपर्टी है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या जानते हैं हम, ये चीज जानते हैं कि भैया log जो x होता है वो जो प्रॉपर्टी देता है कि यहाँ से एक प्रॉपर्टी 2.303 log 10 यहाँ पे बेस में होता है और यहाँ पर x आ जाता है स्टूडेंट्स, क्या आ जाता है x, ये आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, जैसे आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 और log देखो यहाँ पे बेस में 10 आ जाएगा क्योंकि 10 आ चुका है यहाँ पे, और a अपॉन ए माइनस एक्स, राइट, क्योंकि ये आपका x तो log x है, तो ये वाली प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है। उसके बाद इस तरह से ये चीज़ आ गई, क्योंकि अब ये जो t मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास 2.303 अपॉन टी log 10 और a अपॉन ए माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स यही आपको क्या करना था, सीधे करके दिखाना था। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए गति व्यंजक का समीकरण सिद्ध कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ चुका है, क्या आया है कि भैया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी और log 10 a अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप भूलना नहीं। और इस पर कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में कराने की कोशिश करता, बट अब टाइम काफ़ी हो चुका है। चलो इस क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 50% पूर्ण हो जाती है, तो बताइए 75% पूर्ण होने में उसे कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को भी जानो। अगर इसकी बात करने की कोशिश करी मैंने जैसे ही, तो इसका सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हो सकता है। क्या सॉल्यूशन है इसको जानो आप। आपको यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, देखो इसको मैं आपको हिंट देता हूँ। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी आपको पुट करना है और log 10 a अपॉन ए माइनस एक्स होना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको a को मान लेना है कि माना a इज इक्वल टू कितना है 100% है, ठीक है। और बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में इसका आंसर टाइप करेंगे। अगर ये आपसे नहीं होता है तो मैं आपका इसको सॉल्यूशन कराऊंगा। थैंक यू सो मच।